जनवरी 2024 की शुरुआत में एक सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। एक मां ने अपने ही 4 साल मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ चौंकाने वाली बात यह थी कि मां का किरदार एक आम महिला जैसे नहीं थी, बल्कि ये एक जानी मानी एक डेटा साइंटिस्ट और एक प्रतिष्ठित कंपनी की CEO थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना सेठ की, जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसने अपने नन्हे की हत्या क्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं सूचना सेठ की पूरी कहानी कि आखिर उसने इस खतरनाक काम को क्यों अंजाम दिया और वो पुलिस के शिकंजे में कैसे आई। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कहानी हाल ही में आई थी सुर्खियों में, जो कि सूचना सेठ की कहानी थी जिसने हर किसी को चौंका दिया था। सूचना सेठ पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी। कोलकाता में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में उन्होंने अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। पेशे से वो एक AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है और उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। वो प्रतिष्ठित 100 बिलियन वुमेन इन आई एथिक्स की लिस्ट में शामिल रही और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी हासिल की थी। इसके अलावा वो बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च का काम कर चुकी है और उनके नाम पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कई पेटेंट भी दर्ज है। फिलहाल बेंगलुरु में रहकर काम कर रही सूचना सेठ ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक गोवा के कलंगुट बीच के पास स्थित सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में रुकने के लिए बुकिंग की थी और 6 जनवरी की रात 11:30 बजे उन्होंने होटल में चेकिंग किया। बुकिंग के अनुसार उन्हें 10 जनवरी तक होटल में रुकना था, लेकिन 7 जनवरी को रात करीब 9:01 पर सूचना ने अचानक होटल के रिसेप्शन पर फोन करके कहा कि उन्हें तुरंत होटल छोड़ना है, क्योंकि उन्हें एक बेहद ही जरूरी काम के सिलसिले में वापस बेंगलुरु जाना है। सूचना की हड़बड़ी और तुरंत बेंगलुरु जाने की जिद पर होटल के स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतनी लंबी दूरी टैक्सी से तय करना महंगा और समय कंज्यूमिंग होगा और फ्लाइट से जाना एक बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन सूचना अपनी बात पर अड़ी रही और बस इतनी ही चाहत जताई कि उन्हें तुरंत ही एक टैक्सी उपलब्ध करवा दी जाए। उनके इस जिद रिक्वेस्ट के चलते स्टाफ ने एक टैक्सी ड्राइवर से बात की। कई ड्राइवर से संपर्क किया, लेकिन ड्राइवर ने इतनी लंबी दूरी टैक्सी से तय करने से इनकार कर दिया। लेकिन रॉय जॉन डिसूजा नामक एक ड्राइवर बेंगलुरु तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसने इस सफर के लिए एक बड़ी रकम की मांग की। जब होटल स्टाफ ने सूचना सेठ को इस किराए की जानकारी दी तो सूचना ने कहा कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे एक टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होते ही कुछ समय बाद डिसूजा अपनी इनोवा कार लेकर होटल पहुंच गया और थोड़ी देर बाद ही सूचना होटल से अपने साजो सामान लेकर निकलती है। लगभग रात के 1 बजे डिसूजा सूचना सेठ को अपनी कार में बैठाकर बेंगलुरु के जानिब रवाना हो जाता है। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जब कोई गेस्ट होटल छोड़ देता है तो आम तौर पर होटल के कर्मचारी उस कमरे की सफाई करते हैं ताकि कमरा अगले गेस्ट को दिया जा सके। उसी प्रक्रिया के तहत जिस कमरे में सूचना सेठ ठहरी थी उसकी सफाई के लिए होटल के एक कर्मचारी जाते हैं और सफाई के दौरान कर्मचारी की नज़र फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ी। अब इस धब्बे को देखकर उसे शक सा होता है कि शायद ये खून के धब्बे भी हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने तुरंत होटल के मैनेजर को इसकी खबर दी। मैनेजर ने खुद इस कमरे का मुआयना किया और मामला संदिग्ध जानकर कलंगुट पुलिस स्टेशन में कॉल करके खून के धब्बों की जानकारी दे दी। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और कमरे की गहन की तलाशी ली। पुलिस ने भी खून के धब्बे को देखा और इस मामले की तफ्तीश की और खून के धब्बों को देखने के बाद पुलिस और गहराई से इसकी जांच में लग जाती है। इसके बाद पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। फुटेज में दिखा गया कि जब सूचना सेठ होटल में दाखिल हो रही थी तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब सूचना सेठ रात के करीब 1 बजे होटल से बाहर निकल रही थी तो उसके साथ वो बच्चा मौजूद नहीं होता है। ये बात पुलिस के दिमाग में लगी और उन्होंने फौरन सूचना सेठ को कॉल किया। सूचना सेठ से संपर्क करने का प्रयास किया।
हालांकि पुलिस ने जब उसके मोबाइल पे कॉल लगाया तो उसका मोबाइल बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने होटल से तुरंत उस ड्राइवर का नंबर हासिल किया जो ड्राइवर सूचना सेठ को बेंगलुरु लेकर के जा रहा था, और उसके बाद उस ड्राइवर को पुलिस फ़ोन करती है। पुलिस ने ड्राइवर से कहा कि वो फ़ोन अपने पैसेंजर को दे दे, और पैसेंजर को जब कॉल दिया जाता है और सूचना सेठ जब पुलिस से बात करती है तो पुलिस सीधे सवाल पे आ जाती है। पुलिस सवाल करती है कि होटल में दाखिल होते वक्त आपका बेटा भी आपके साथ था, लेकिन जब आप करीब 1 बजे होटल से निकल रही थी उस वक्त आपका बेटा तो आपके साथ नहीं था, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया कि शाम के समय मैंने पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ अपने को छोड़ दिया था। पुलिस ने तुरंत उस रिश्तेदार का पता पूछा जहाँ उन्होंने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। सूचना ने पुलिस को एक एड्रेस लिखवाया और पुलिस ने इस एड्रेस की पुष्टि के लिए कलंगुट थाने से संपर्क किया। पुलिस अधिकारियों ने उस पते पर जाकर वहाँ पे जांच की कि क्या वाकई में यहाँ पे वो बच्चा है जिसकी जानकारी सूचना ने दी है। तो पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पूरी तरह से ये बात फर्जी निकलती है, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। ये जानते ही पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि मामला बहुत ख़तरनाक है और कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है। इस स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए एक बार पुलिस ने फिर उस ड्राइवर को कॉल किया और उसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके कार को लेकर सीधे पास के पुलिस स्टेशन में आ जाए। साथ में पुलिस ने उस ड्राइवर से ये भी कहा कि ये बात ध्यान रहे कि तुम थाने में लेकर के जा रहे हो इस कार को, ये बात सूचना सेठ को पता भी ना चले। अब जैसा कि पुलिस ने उस ड्राइवर डिसूजा को हुक्म दिया था, उसी बात पे अमल करते हुए वो बड़ी चालाकी से थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सूचना सेठ से कहा कि आगे भारी ट्रैफिक जाम है और इस रास्ते से जाना काफ़ी समय लग सकता है। और वो सूचना सेठ को बताता है कि वो एक शॉर्टकट रास्ता जानता है जो कि टाइम कम लगेगा। इसी बहाने डिसूजा चुपचाप कार को कर्नाटक के चित्रदुर्गा के अमेंगला पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ देता है और वहां कार पार्क कर देता है और कार से उतरने के बाद सीधे वो पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और वहां के अधिकारियों को गोवा पुलिस के अधिकारियों से फ़ोन पर बात कराता है। गोवा पुलिस के अधिकारियों ने अमेंगला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से कहा कि महिला के सामान की तुरंत तलाशी ली जाए। अब पुलिसकर्मी जब सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेने लगी तो नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए थे। सूचना सेठ ने जब अपने बड़े बैग को खोला तो बैग खोलते ही सबसे पहले कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और उसके बाद उसमें से एक खिलौना बाहर निकलता है जो कि उसके का ही था। जब सारे कपड़े और अन्य सामान हटाए गए तो बैग के सबसे नीचे उसके 4 साल के मासूम का शव पड़ा था। अब पुलिस ने जब सूचना सेठ से पूछा कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की, इसके जवाब में सूचना सेठ ने कहा कि ये मेरा बेटा है, लेकिन इसे किसने मारा ये बात मुझे भी नहीं पता। तो अब तुरंत अमेंगला के अधिकारियों ने गोवा पुलिस अधिकारियों को इस बात की खबर दी और सूचना सेठ को वहीं कर्नाटक में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद फौरन गोवा पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने औपचारिक रूप से सूचना को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे पुलिस के रिमांड में भेज दिया ताकि इस दर्दनाक और भयानक कांड की गहराई से जांच की जा सके। अब इस केस में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि आखिर इस निर्दयी हत्या का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस ने इस राज से पर्दाफाश के लिए सूचना सेठ से गहराई से पूछताछ शुरू कर दी। तो सूचना सेठ दावा करती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे की हत्या किसने की। जब मैं सोने के लिए गई थी तो उस वक्त तो मेरा जिंदा था, लेकिन जब मैं उठी तो वो चुका था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही थी ताकि मेरा हमेशा मेरे साथ रहे। यह बयान पुलिस को चौंकाने वाला था क्योंकि सूचना ने बार बार इस बात को दोहराया और पुलिस के 10 से 12 दिन तक पूछताछ करने की कोशिश में भी वो बार बार यही जवाब देती रही, खुद को निर्दोष बताती रही। लेकिन जब बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो इसने पुलिस वालों को और चौंका दिया था। खुलासा हुआ रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की 36 घंटे पहले तकिए से मुंह दबाकर या गला घोट कर की गई थी। इसका मतलब ये था कि की हत्या तब हुई जब बच्चा
अपनी मां सूचना सेठ के पास ही था। पुलिस को यकीन हो गया कि शायद सूचना सेठ के इस हत्या का राज शायद उसके मनोविज्ञान में छुपा है। इसलिए आगे की पूछताछ में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद ली गई ताकि सूचना से सच उगलवाया जा सके, लेकिन उनकी कोशिशें भी नाकाम रही क्योंकि सूचना लगातार अपने बयानों पर अड़ी रही। हालांकि इसी बीच पुलिस को उस होटल में बहुत ही अहम सबूत मिलते हैं जो इस हत्या के मामले को और गहराई से समझने में मदद कर सकते थे। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि उसकी हत्या उसी कमरे में की गई थी जहां सूचना सेठ ठहरी हुई थी और कमरे में सूचना के अलावा किसी और व्यक्ति ने एंट्री नहीं की, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि सूचना के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति इस हत्या में शामिल हो ही नहीं सकता। अब इस जानकारी के बाद पुलिस का शक और भी गहरा हो गया कि सूचना का ये कहना कि उसके बेटे की हत्या किसी और बाहरी व्यक्ति ने की है, ये सरासर बेईमानी और झूठ है। जब पुलिस को सूचना सेठ से कोई अहम जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने अगले कदम के रूप में सूचना सेठ के पति वेंकट रमन को भी जांच में शामिल किया। अब पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन इससे भी कोई बहुत एक अहम जानकारी पुलिस को नहीं हासिल हुई। अब पुलिस ने इस जांच को आगे बढ़ाते हुए दोनों की पर्सनल लाइफ पर ध्यान देनी शुरू कर दी। उन्होंने सूचना सेठ और वेंकट रमन की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी और यह पता चलता है कि वेंकट रमन केरल के रहने वाले थे। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दौरान हुई थी और ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और आखिरकार इन्होंने 2010 में शादी कर ली। अब शादी के कई साल बाद जब इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है तो धीरे धीरे इनके रिश्ते में दरार पैदा होनी शुरू हो जाती है। बेटे के जन्म के बाद इनका रिश्ता और भी खराब हो गया और आखिरकार दोनों ने 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर दिया। डिवोर्स का मामला लगभग तय हो चुका था, लेकिन बेटे की कस्टडी के लिए यह मामला अब तक अटका हुआ था। सूचना सेठ चाहती थी कि बेटा उनके पास रहे, हालांकि वेंकट रमन ये चाहता था कि हाँ बेटा मेरे पास ही रहे। सूचना और वेंकट रमन के बीच लंबे समय से चल रहे तलाक और कस्टडी विवाद ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया था। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और दोनों के रिश्ते में इतनी दरार आ चुकी थी कि सूचना अपने बेटे को वेंकट रमन से मिलने नहीं देना चाहती थी। इसी कारण वेंकट रमन अदालत की शरण में आ जाते हैं और अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला ये सुनाया कि हर रविवार को वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता है। साथ ही अदालत ने वेंकट रमन को हर हफ्ते गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश के बाद भी वेंकट रमन की मुलाकात उसके बेटे से कभी नहीं हो पाती थी, क्योंकि सूचना हमेशा किसी न किसी बहाने से अपने बेटे को जब मिलने की बारी आती थी तो वो बेंगलुरु से अपने बेटे को बाहर ले जाती थी। इसलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे को बेंगलुरु से बाहर ले जाकर के गोवा ले आई थी और 3 दिन गोवा में घूमने के बाद वो एक बड़े होटल में ठहरी और फिर वापस बेंगलुरु चली गई और 4 दिन बाद फिर से बेटे के साथ गोवा लौटी और 6 जनवरी की रात को होटल में एंट्री की। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की हत्या लगभग 36 घंटे पहले कर दी गई थी। सूचना ने होटल में एंट्री करने के बाद सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर अगले 18 घंटे तक उसी शव के साथ कमरे में बंद रही। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया वाकई में बहुत मिस्ट्री और अजीब रहा, जिस कारण कई लोग ये समझने लगे कि वाकई में सूचना सेठ का मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है और उसने अपने की हत्या किसी मानसिक असंतुलन के कारण की है। गोवा पुलिस ने इस चीज़ की जानकारी बड़े बड़े जो जानने वाले डॉक्टर थे उनसे ली थी इसकी मदद और सूचना के मानसिक दिमाग को जांच करने के बाद उन्होंने साफ साफ पर पुलिस वालों को ये रिपोर्ट दी थी कि सूचना सेठ मानसिक रूप से बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। और मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता ने अदालत में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार है और इसका सही तरीके से इलाज किया जाए। हालांकि गोवा पुलिस ने इसका विरोध किया था, इसके बावजूद भी अदालत ने इसे पैनल गठित करने का आदेश दिया। अब इस पैनल के रिपोर्ट के आधार पर सूचना सेठ के भविष्य का फैसला होगा और इस मामले में कई एक्सपर्ट्स का मानना है
कि सुजना सेठ एक बहुत ही होशियार और एक हाईली क्वालिफाइड वुमेन है, और अगर वो मानसिक बीमारी का नाटक कर रही है तो ये उसके बचने का एक रास्ता है, और अगर वो मानसिक रूप से बीमार पाई जाती है तो कानूनी प्रक्रिया से बचने का रास्ता उसके लिए खुल सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरीज, जो वाकई में इंसानियत को बहुत शर्मसार करने वाली थी। तो दोस्तों, ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए, जो कि हमें रियल क्राइम स्टोरीज़ काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।